गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सीसीए ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज क्लास बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं। आज क्लास का बच्चों जो अपने टॉपिक है वो टॉपिक है मृदा को प्रभावित करने वाले कारक। मृदा को प्रभावित करने वाले कारक। देखो बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर अपन ने स्टडी की थी कि मृदा क्या होती है, मृदा की डेफिनेशन क्या होती है, मृदा की विशेषताएं क्या होती हैं, मृदा जो होते हैं उसके कार्य क्या होते हैं। यहाँ तक अपन ने लास्ट क्लास में चर्चा कर ली थी। आज अपन देखते हैं कि जो मृदा होती है उस मृदा को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कारक कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे मुख्य रूप से जो मृदा को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो पहला कारक है जलवायवीय कारक, जलवायवीय कारक। दूसरा कारक है बच्चों जैविक कारक, जैविक कारक। और तीसरा है मृदा कारक। देखो बच्चों, यहाँ पे अपने को मृदा को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उसमें पहला है आपके जलवायु कारक है, जलवायु किस प्रकार से मृदा को प्रभावित करती है। दूसरा है जैविक जो कारक होते हैं जिसके अंदर सजीव सम्मिलित होते हैं, पेड़ पौधे सम्मिलित होते हैं और उनसे होने वाले जो प्रभाव हैं वो सभी कारक होते हैं, वो जैविक कारक होते हैं, वो किस प्रकार से मृदा को प्रभावित करते हैं। तीसरा है मृदा कारक, मृदा की संरचना कैसी है, मृदा का जो जल धारण करने की क्षमता है, उर्वरक क्षमता है, मृदा की प्रकृति कैसी है, ये सारे जो फैक्टर हैं वो मृदीय कारक में सम्मिलित होते हैं। अपने सिलेबस में ये दो कारकों के बारे में अपन ज़्यादा चर्चा करेंगे नहीं, अपन ये जो तीसरा कारक है मृदा कारक उसी के बारे में इस चैप्टर के अंदर चर्चा करेंगे। और मृदा कारक के संदर्भ में चर्चा करने से पहले अपन इससे संबंधित जो पेड़ पौधे हैं उन पेड़ पौधों के लिए आवश्यक जो दशाएँ हैं उन दशाओं को समझेंगे कि किस प्रकार से ये जो दशाएँ हैं वो मृदीय कारक के द्वारा प्रभावित होती हैं। तो बच्चों, अपने जो आगे का टॉपिक है वो है पादप को प्रभावित करने वाली आवश्यक दशाएं। ये देखो मृदा को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, उसकी गुणवत्ता को जलवायु कारक हैं जिसके अंदर आपके तापमान है, आर्द्रता है, जल है, वर्षा है, ये जलवायु कारक के अंदर सम्मिलित होते हैं। जैविक कारक कुछ ऐसे कारक होते हैं जो जिसमें जीव जंतु होते हैं, जीव जंतु से उत्पन्न होने वाले जो पदार्थ हैं ये किस प्रकार से मृदा की संरचना को प्रभावित करते हैं, उसकी उत्पादन क्षमता को प्रभावित करते हैं, उसकी संगठन को प्रभावित करते हैं। और तीसरा जो कारक है वो है मृदा कारक। मृदा कारक मृदा की संरचना, जो भौतिक गुण है मृदा के, ये सभी मृदीय कारक के संदर्भ सम्मिलित होते हैं। आगे अपन देखते हैं मृदा पादप को प्रभावित करने वाली जो आवश्यक दशाएं हैं वो दशाएं कौन कौन सी हैं, इनके बारे में अपन चर्चा करें तो ये 4 प्रकार की दशाएं हैं। पहला है आवश्यक पोषक तत्व, आवश्यक पोषक तत्व। दूसरा है बच्चों जल, दूसरा आपके है जल बच्चों, और तीसरा है आपके जड़ों के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा। जड़ों के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा, जड़ों के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा। और चौथा है आपके यांत्रिक आधार, यांत्रिक आधार।
ये कुछ आवश्यक दशाएं हैं जिनके बारे में अपने को चर्चा करनी है कि आवश्यक पोषक तत्व जो होते हैं वो पादप की वृद्धि को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, जल की मात्रा कैसे प्रभावित करती हैं, यांत्रिक आधार के रूप में जो मृदा होती है वो क्या काम करती है, और जड़ों के लिए जो आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा उपलब्ध कराने में मृदा क्या काम करती है, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए, फिर अपन आगे स्टार्ट करते हैं एक एक टॉपिकों को। सबसे पहले अपन लेते हैं आवश्यक पोषक तत्व। आवश्यक पोषक तत्व। देखो बच्चों, पादपों के लिए, पादप एक सजीव होते हैं और सजीव जो होता है उसके लिए पोषण की आवश्यकता होती है, इसीलिए जो पादप होते हैं उनके लिए भी पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। सजीवों का एक महत्वपूर्ण गुण होता है कि उन्हें पोषण की आवश्यकता होती है, और पादप भी सजीव प्रकृति के होते हैं इसलिए उन्हें भी पोषण की आवश्यकता होती है। यदि अपन यहाँ अध्ययन करें, यहाँ अपन चर्चा करें थोड़ी सी, तो पादप के लिए जो मुख्य आपके पोषक तत्व हैं वो है आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इसके अलावा है आपके सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर है, आयरन है, कॉपर है, मोलिब्डेनम है, एक्स्ट्रा कुछ पोषक तत्वों की श्रेणी में आवश्यक जो खनिज तत्व हैं वो आपके ये हैं। इनमें से यदि हम बात करें तो आपके जो कार्बन, हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन होते हैं, इन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो पूर्ति होती है, ये पूर्ति पादप क्या करते हैं, या तो वायु से कर लेते हैं, या फिर जो पादप होते हैं वो द्रवावस्था के रूप में जैसे जल है उसके द्वारा इनकी पूर्ति कर लेते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की यदि हम बात करें तो इन तीनों की पूर्ति या तो द्रव के रूप में, या फिर आपके जो वायुमंडल में जो गैस हैं उन गैसों से इनकी पूर्ति कर ली जाती है। बाकी के जो ये तत्व बच गए हैं, इन तत्वों की पूर्ति मृदा के द्वारा होती है। इनकी पूर्ति होती है मृदा से। मृदा के द्वारा जो पोषण ग्रहण किए जाते हैं, जल का जब अवशोषण होता है तो जल के साथ ये जो पोषक तत्व होते हैं वो घुल के पादप को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये पोषक तत्व जो होते हैं इनकी पूर्ति मृदा से होती है, और इनकी जो पूर्ति होती है वो वायु या जल के रूप में अपन बोल सकते हैं, द्रव के रूप में अपन बोल सकते हैं जल। वायु या जल से इन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की पूर्ति करते हैं पादप, जबकि शेष जो बाकी तत्व हैं उनको मृदा से प्राप्त करते हैं। इस आधार पर यदि हम देखें तो मुख्य पोषक तत्वों की श्रेणी में यदि हम बात करें तो आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा सर्वाधिक मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व हैं, जिनकी पूर्ति भी पादप क्या करते हैं, मृदा के अंदर ही करते हैं। तो अपन यहाँ पहले नोट कर लेते हैं 2-3 चीजें कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की पूर्ति पादप वायु व जल से कर लेते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो शेष तत्वों की पूर्ति, शेष तत्वों या हम ये बोल सकते हैं खनिज तत्वों, शेष खनिज पोषक तत्वों की पूर्ति पादप मृदा से करते हैं। देखो बच्चों, ध्यान रखना यहाँ पे कि शेष जो तत्व हैं, पोषक तत्व जो खनिज पोषक तत्व हैं, उनकी पूर्ति मृदा से की जाती है। मृदा के अंदर ये पोषक तत्व होते हैं वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, और इनकी उपस्थिति की मात्रा, ये जो पोषक तत्व हैं इनकी उपस्थिति कम होगी या ज़्यादा होगी, ये निर्भर करेगी मृदा की पैतृक पदार्थों की प्रकृति पे। मृदा का निर्माण जिस प्रकार के पैतृक पदार्थों से होता है, उस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, खनिज पोषक तत्व होते हैं, वो मृदा में भू आयात में पाए जाते हैं। तो यहाँ लिखें अपन कि ये पोषक तत्व मृदा के पैतृक पदार्थों पर निर्भर करते हैं।
इन पोषक तत्वों की कमी से, इन पोषक तत्वों की कमी से पादप की वृद्धि व उत्पादन क्षमता कम हो जाती है और कई बार इनकी कमी ज़्यादा हो जाने पर पादप नष्ट हो जाता है। पादपों के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं, इनकी कमी हो जाती है यदि, तो पादप के वृद्धि और उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है और बहुत अधिक कमी होने की स्थिति के अंदर जो पादप हैं वो कुछ समय के बाद नष्ट हो जाता है। तो ये जो पूर्ति होती है, इन पोषक तत्वों की पूर्ति जो होती है वो मृदा के द्वारा ही होती है। मृदा में इनकी पूर्ति पैतृक पदार्थों पर निर्भर करती है और पैतृक पदार्थों की मात्रा जो यदि कम ज़्यादा होने की स्थिति के अंदर बाहर से पोषक तत्व इसके अंदर विभिन्न खाद और उर्वरक के रूप में मिलाए जाते हैं। तो अपन यहाँ नोट कर दे सकते हैं कि इन सभी पोषक तत्वों की पूर्ति मृदा द्वारा होती है। ये जो पोषक तत्व होते हैं इनकी पूर्ति किससे होती है? मृदा से होती है। इसे आप नोट कीजिए। फिर अपन आगे देखते हैं अगला पोषक दशाएं। अपन ने यहाँ चर्चा की है आवश्यक पोषक तत्व। पहली जो दशाएं हैं, आवश्यक दशाएं हैं पादपों के लिए, वो है आवश्यक पोषक तत्व। आगे अपन देखते हैं दूसरा, वो है बच्चों अपने जल। जल एक सजीव के लिए आवश्यक पोषक तत्व होता है और अपन ने अभी पहले भी चर्चा की है कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो भी सजीव होते हैं। जल की कमी के कारण जो पादपों की कोशिकाएं होती हैं उनकी जो वृद्धि होती है, उनकी जो विभाजन होता है वो रुक जाता है। वृद्धि विभाजन रुक जाने के कारण कुछ समय के बाद पादप की जो क्षमता होती है, सरवाइव करने की क्षमता जो होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है और कुछ समय के बाद वो पादप नष्ट हो जाता है। तो अपन यहाँ देखें तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जल की कमी से पादप कोशिका विभाजन व वृद्धि कम हो जाती है। देखो बच्चों, पादप के अंदर जल की कमी होने पर पादप में जो कोशिका विभाजन जो होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है और उसकी जो वृद्धि होती है कोशिकाओं की, जिस कोशिकाओं की वृद्धि के परिणाम स्वरूप ही पादप की वृद्धि होती है, तो कोशिकाओं के विभाजन नहीं होने से पादप की वृद्धि भी क्या हो जाती है? प्रभावित हो जाती है। और इस प्रकार से यदि हम देखें तो पादप में कोशिका विभाजन में कमी आने के परिणाम स्वरूप पादप की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम आगे देखते हैं तो आपको पता है जो जल होता है वो एक अच्छा विलायक होता है। जल एक अच्छा विलायक होता है जिसके परिणाम स्वरूप जल के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं, जो खनिज तत्व जो होते हैं वो अच्छे से विलय हो जाते हैं और जल के माध्यम से ही ये जो खनिज पोषक तत्व होता है वो पादप की जड़ों के द्वारा पादप के विभिन्न भागों तक पहुँचते हैं। तो दूसरी जो इसकी उपयोगिता है जल की, वो है जल एक अच्छा विलायक होता है। जल एक अच्छा विलायक होता है जिस कारण इसमें खनिज पोषक तत्व
खनिज पोषक तत्व घुलकर पादप के जड़ों द्वारा अवशोषित होकर पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचते हैं। देखो बच्चों, पादप के अंदर जो जल होता है वो विलायक अच्छा होता है और विलायक अच्छा होने के कारण उसके अंदर जो खनिज पोषक तत्व होते हैं वो घुल जाते हैं और उसके परिणाम स्वरूप पादप के विभिन्न भागों तक जड़ों के द्वारा अवशोषित जल होता है वो पहुंच जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो जो जल होता है वो जल मृदा के तापमान को स्थिर बनाए रखने में भी सहायता करता है। मृदा का जो टेम्परेचर है उसको स्थिर बनाए रखने में जल एक आवश्यक भूमिका निभाता है। जल मृदा के ताप को स्थिर बनाकर रखता है। देखो बच्चों, मृदा का टेम्परेचर जो तापमान है वो स्थिर जल के कारण ही होता है। जल की जो मात्रा होती है वो मृदा के टेम्परेचर को स्थिर करके रखती है। इसके अलावा यदि हम बात करें जल की उपयोगिता की तो जो जल होता है वो पादपों के अंदर जो बनने वाले विभिन्न कार्बनिक पदार्थ होते हैं उन कार्बनिक पदार्थों को घोलने का काम करता है। उन कार्बनिक पदार्थों को घोलकर पादप के जो विभिन्न भाग होते हैं, जहाँ तक इन कार्बनिक पदार्थों की, जिन्हें अपन पोषक तत्व बोल सकते हैं, पादप द्वारा निर्मित इन पोषक तत्वों को पादप के विभिन्न भागों तक पहुँचाने का काम भी करता है। जल पादप द्वारा निर्मित विभिन्न पोषक तत्वों को पादप द्वारा निर्मित विभिन्न पोषक तत्व अर्थात कार्बनिक पदार्थ को घोलकर पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है। ये क्या करता है बच्चों, पादप के जो विभिन्न भाग होते हैं उन विभिन्न भागों तक पोषक तत्वों को पहुंचाने का काम करता है। इस प्रकार अपने जो दूसरा कारक देखा वो है अपने जल। तीसरे कारक की अपन यहाँ चर्चा करते हैं। तीसरी जो आवश्यक दशाएं हैं पादपों के लिए वो है जड़ों के द्वारा श्वसन के रूप में ऑक्सीजन को ग्रहण करने में। जड़ों के द्वारा मृदा से O2 का श्वसन के रूप में ग्रहण। देखो बच्चों, श्वसन जो होती है वो श्वसन सजीवों के लिए एक आवश्यक कार्य होता है। अर्थात जो सजीव होते हैं ये सजीव श्वसन की क्रिया संपादित करते हैं। पादप सजीव है तो प्रत्येक पादप की जो कोशिकाएं हैं उनकी कोशिकाओं में श्वसन की प्रक्रिया संपादित होती है। पादप के अंदर जो श्वसन की क्रिया संपादित होती है प्रत्येक कोशिका में, तो हम बात करें कि पादप का जो वायवीय भाग होता है वो ऊपर होता है, जिसके कारण उसको पर्याप्त मात्रा में श्वसन के लिए ऑक्सीजन मिल जाती है। लेकिन पादप की जो जड़ें होती हैं ये जड़ें मृदा के अंदर होती हैं, और यदि हम यहाँ चर्चा करें तो मृदा में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो उपस्थित होना आवश्यक है, अन्यथा आपके जो जड़ें होती हैं उनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो कोशिकाएं कुछ समय बाद क्या हो जाएंगी, मृत हो जाएंगी। इसलिए मृदा के अंदर जो रंध्र अवकाश होते हैं उन रंध्र अवकाशों के अंदर आपके क्या पाए जाते हैं, ऑक्सीजन पाई जाती है। तुलनात्मक रूप से यदि हम देखें तो वायुमंडल की तुलना में मृदा के अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो कम होती है, लेकिन
जितनी आवश्यकता होती है उतनी मात्रा में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में जड़ों में होती है और इसी जड़ों के द्वारा जो रंध्रावकाश के अंदर ऑक्सीजन है उसको ग्रहण कर लिया जाता है और जड़ों की जो कोशिकाएं होती हैं वो श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन प्रयुक्त कर लेती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ही जो जड़ें होती हैं उनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो जीवित अवस्था में रह पाती हैं। तो अपन यहाँ लिख लेते हैं कि पादप की जड़ों की कोशिकाओं, पादप की जड़ों की कोशिकाओं में, पादप की जड़ों की कोशिकाओं में श्वसन की क्रिया के लिए, श्वसन की क्रिया के लिए O2 अर्थात ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। देखो बच्चों, पादपों की जो जड़ें होती हैं उन जड़ों में जो कोशिकाएं होती हैं उनकी श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ये ऑक्सीजन की पूर्ति मृदा के रंध्रावकाश में उपस्थित O2 के द्वारा होती है। ये जो ऑक्सीजन होती है, इस ऑक्सीजन की पूर्ति मृदा के जो रंध्रावकाश में ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन के द्वारा इसकी पूर्ति हो जाती है। अब अपन आगे देखते हैं कि जब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं होती है तो पादपों की जड़ों की कोशिकाएं मृत हो जाती हैं, जिससे पादप नष्ट हो जाता है। देखो बच्चों, पादपों की जड़ों को यदि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो कुछ समय बाद जो पादपों की जड़ों की कोशिकाएं हैं वो मृत कोशिकाएं हो जाती हैं और कुछ समय के बाद जो पादप होता है वो नष्ट हो जाता है, क्योंकि जड़ों के नष्ट होने से अनेक जो जल है पोषक पदार्थ के रूप में खनिज पोषक तत्व हैं उनकी पूर्ति नहीं हो पाती है और जो पादप है वो कुछ समय के बाद कैसा हो जाता है, मृत या नष्ट हो जाता है। तो तीसरा जो फैक्टर है अपना जो कारक है वो है जड़ों के द्वारा ऑक्सीजन की पूर्ति, वो आपके कंप्लीट होता है। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कीजिए, फिर अपन आगे स्टार्ट करते हैं। ये 3 दशाएं अपनी पूरी हो चुकी हैं मृदा से संबंधित। चौथा जो फैक्टर है वो है यांत्रिक आधार। देखो बच्चों, मृदा जो होती है वो मृदा पादप के लिए यांत्रिक आधार प्रदान करती है। आपको पता है कि जो पेड़ पौधे हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वो जड़ें मृदा के अंदर ही क्या होती है, धसी होती हैं, जिनके द्वारा जो पेड़ पौधे होते हैं वो स्थिर अवस्था में होते हैं। पेड़ पौधों को स्थिर बनाए रखने में उनकी जड़ों का जो मृदा है उसके अंदर स्थिर अवस्था में रहना आवश्यक है और मृदा जो होती है वो इन जड़ों को मजबूती के साथ पकड़ के रखती है, जिसके परिणाम स्वरूप यांत्रिक आधार पेड़ पौधों को मिल जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो जब हवा का झोंका आता है या बहुत तेज हवा आंधी तूफान आते हैं या फिर जब पानी का बहाव होता है जिस दौरान मृदा अपरदन होता है, उस समय भी आपकी जो मृदा होती है वो जड़ों को आसानी से मजबूती से पकड़ के रखती है, जिसके कारण जो जड़ें होती हैं वो पादप को यांत्रिक आधार प्रदान करने का काम करती है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि जो मृदा है वो पादपों के लिए यांत्रिक आधार का कार्य भी करती है। तो अपन यहाँ लिख देते हैं कि पेड़ पौधों को
पेड़ पौधों को मृदा यांत्रिक आधार प्रदान करती है। देखो बच्चों, पेड़ पौधों को जो मृदा होती है वो यांत्रिक आधार प्रदान करती है। इससे पेड़ पौधे जड़ों द्वारा मृदा में स्थिर रहते हैं। यांत्रिक आधार के कारण ही जो आपके पेड़ पौधे हैं वो स्थिर अवस्था में रहते हैं। जड़ों के द्वारा ये मृदा के अंदर यांत्रिक आधार के रूप में जुड़े रहते हैं। आंधी तूफान व जल के तेज बहाव के दौरान भी पादप स्थिर अवस्था में इसी कारण रह पाते हैं। अर्थात मृदा के द्वारा जो यांत्रिक आधार प्रदान किया जाता है, उस यांत्रिक आधार के द्वारा ही जो आपके पादप होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, वो स्थिर अवस्था में रह पाते हैं जब आंधी तूफान आते हैं या जल का अधिक बहाव होता है। ये 4 दशाएं अपन ने अभी पढ़ी हैं। ये हैं पेड़ पौधों के मृदा के द्वारा जो आवश्यक दशाएं हैं पेड़ पौधों के लिए, उनके बारे में अपन ने चर्चा की है। अगला अपना जो टॉपिक है वो है मृदा के विभिन्न अवयव, अर्थात जो मृदा का जो संगठन होता है वो किस प्रकार का होता है, उसके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मृदा अवयव या अपन लिख सकते हैं मृदा का संगठन। देखो बच्चों, जो मृदा होती है उसके अंदर तीनों अवस्था के अंदर पदार्थ पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस, तीनों अवस्था में पदार्थ होते हैं। लेकिन यहाँ पे यदि हम चर्चा करें तो आपके 2 अवस्थाएं होती हैं, ठोस और द्रव। इन 2 अवस्थाओं के अंदर जो पदार्थ होते हैं वो मैक्सिमम मात्रा में होते हैं। गैसीय अवस्था के अंदर जो कुछ पदार्थ होते हैं, कुछ अवयव होते हैं, वो कम मात्रा में होते हैं। मुख्य रूप से मृदा के अंदर जो पदार्थ पाए जाते हैं वो ठोस अवस्था या द्रव अवस्था में होते हैं। तो मुख्य रूप से मृदा में ठोस व द्रव अवस्था में पदार्थ होते हैं और गैसीय अवस्था में कम मात्रा में अवयव पाए जाते हैं। जो गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले अवयव हैं वो बहुत कम मात्रा में होते हैं। मुख्य रूप से द्रव या फिर आपके जो ठोस अवस्था है, इन 2 अवस्थाओं के अंदर पाए जाते हैं। हम इनके क्लासिफिकेशन जो इसका वर्गीकरण है उसको एक रेखा चित्र के द्वारा समझ लेते हैं कि किस प्रकार से कौन से अवयव जो होते हैं वो कितने % मात्रा के अंदर मृदा में उपस्थित होते हैं और उनको अपन किस किस नाम से जानते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए, फिर अपन उसका रेखा चित्र बना लेते हैं। देखो बच्चों, जो मृदा अवयव होते हैं कि मुख्य रूप से इनको अपन 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है इसकी ठोस अवस्था और दूसरा होता है रंध्र अवकाश। एक है ठोस अवस्था और दूसरा है रंध्र अवकाश। मृदा की कुल
कुल आधार पे बात करें, जो ठोस अवस्था होती है वो मृदा के 50% भाग होता है। मृदा की कुल भाग का 50% जो होता है वो उसकी ठोस अवस्था होती है। और रंध्रावकाश के रूप में मृदा के अंदर जो अवयव पाए जाते हैं वो भी 50% के रूप में होते हैं। अर्थात मृदा में आधे जो अवयव होते हैं वो ठोस रूप में होते हैं और आधे जो अवयव होते हैं वो रंध्रावकाश के रूप में, आगे अपन देखेंगे, ये दो प्रकार के होते हैं, द्रव और गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। तो 50% के रूप में जो अवयव पाए जाएंगे वो किस रूप में होंगे? ठोस अवस्था में होंगे। ये जो ठोस अवस्था में जो अवयव होंगे ये दो प्रकार के अवयव हो सकते हैं। एक होते हैं आपके खनिज पदार्थ और दूसरे होते हैं आपके कार्बनिक। एक होते हैं खनिज पदार्थ और दूसरे होते हैं कार्बनिक पदार्थ। ठोस रूप में आपके खनिज पदार्थ पाए जाते हैं और पाया जाता है दूसरा कार्बनिक पदार्थ। खनिज पदार्थ की यदि हम बात करें तो इस कुल मृदा का 45%, कुल जो मृदा होती है उस कुल मृदा का 45% जो भाग होता है वो खनिज पदार्थ होता है। और कार्बनिक पदार्थ की यदि हम बात करें तो कुल मृदा का 5% जो होता है वो आपके कार्बनिक पदार्थ होता है। यहाँ ध्यान रखना बच्चों कि ये 45% ठोस का 45% नहीं है, ये कुल मृदा का 45% हिस्सा है। यहाँ ठोस की यदि हम बात करें तो ये 90% हिस्सा होगा। ठोस में से खनिज पदार्थ 90% होंगे जबकि कार्बनिक पदार्थ जो होंगे वो 10% होंगे। यहाँ जो ये परसेंटेज है ये कुल मृदा का 45% खनिज पदार्थ है और ये 5% है कार्बनिक पदार्थ है। खनिज पदार्थ की यदि हम बात करें तो ये दो रूपों में पाए जाते हैं। एक पाया जाता है क्रिस्टलाइड के रूप में। खनिज पदार्थ दो रूपों में होते हैं, एक होता है आपके क्रिस्टलाइड के रूप में और दूसरा होता है कोलाइड के रूप में। खनिज पदार्थ दो रूपों में पाए जाते हैं, क्रिस्टलाइड और कोलाइड। इसके बारे में अपन ने लास्ट जो लेसन था एक मृदा कोलाइड उसमें चर्चा की थी कि क्रिस्टलाइड क्या होता है और कोलाइड क्या होते हैं। कार्बनिक पदार्थ की यदि हम बात करें तो ये भी दो प्रकार के होते हैं। कार्बनिक पदार्थ भी दो प्रकार के होते हैं। पहला इसका प्रकार है वो होता है ह्यूमस के रूप में, अर्थात सड़े गले जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनके रूप में। कार्बनिक पदार्थ जो होता है वो पाया जाता है एक रूप में से ह्यूमस, अर्थात सड़े गले कार्बनिक पदार्थ के रूप में। 5% जो होता है उसमें से कुछ हिस्सा ह्यूमस का होता है और कुछ जो दूसरा हिस्सा होता है वो होता है जीवित सूक्ष्मजीव। जीवित सूक्ष्मजीव के रूप में कुछ हिस्सा कार्बनिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। इस प्रकार से अपन देखें तो मृदा अवयव में एक जो 50% वाला भाग है वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। रंध्रावकाश की यदि हम यहाँ बात करते हैं तो रंध्रावकाश के अंदर आपके कौन सी अवस्था? द्रव अवस्था, और द्रव अवस्था के बाद पाए जाते हैं आपकी गैसीय अवस्था। ये दो भागों में रंध्रावकाश में अवयव पाए जाते हैं। एक होता है गैसीय अवस्था और दूसरा होता है द्रव अवस्था। गैसीय अवस्था के रूप में कुल मृदा का 25% अवयव पाए जाते हैं और द्रव अवस्था के रूप में भी कुल मृदा का 25% जो हिस्सा होता है वो द्रव अवस्था के रूप में मृदा में रंध्रावकाश के रूप में पाया जाता है। इस प्रकार से यदि हम अवयवों की बात करें तो मृदा में ठोस और जो होता है अवयव वो 50% होते हैं, रंध्रावकाश वाले भी 50% होते हैं। ठोस रूप में जो होते हैं उनमें से खनिज पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ होते हैं। खनिज पदार्थ कुल मृदा का 45% होता है और जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो कुल मृदा का कितना होता है? 5% होता है। खनिज पदार्थ के अंदर जो पदार्थ पाए जाते हैं वो दो रूपों में होते हैं। एक होता है बच्चों आपके क्रिस्टलाइड के रूप में और दूसरा होता है कोलाइड के रूप में। कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो 5% हिस्सा जो होता है ये आपके दो प्रकार के होते हैं, एक ह्यूमस
के रूप में पाया जाता है और कुछ हिस्सा पाया जाता है जीवित सूक्ष्म जीव के रूप में। रंध्र अवकाश के अंदर आपके गैसीय रूप में 25% हिस्सा और द्रवावस्था के अंदर 25% हिस्सा पाया जाता है। इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इससे आगे की क्लास जो होगी उसमें अपन इससे आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।